टाइम बाउंड में लिखना बहुत जरूरी है। लूसेंट पढ़ा है हाँ। मतलब मैं फेसबुक मैंने आज तक नहीं चलाया है। इसके पहले 4 प्रीलिम्स नहीं हुए थे मतलब, तो जैसे जब भी आप पढ़ रहे हैं तो इस टाइम हम फोन भी नहीं देखते थे। आशा है कि मेंस नहीं रुकेगा। नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है। अभिनंदन है। आंधियों में भी जैसे कुछ चिराग जला करते हैं उतनी ही हिम्मत हौसला हम भी रखा करते हैं। मंजिलों अभी और दूर है हमारी मंजिल, चांद सितारे तो राहों में मिला करते हैं, चांद सितारे तो राहों में मिला करते हैं। चांद और सितारा मिल चुका है और यूपी पीसीएस 2024 में अभी हमारे साथ ऋचा दीदी हैं। इनका सिलेक्शन हो चुका है नायब तहसीलदार की पोस्ट पे। रैंक इनका 24 है। 24 रैंक है। सबसे पहले तो आपको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस जर्नी की शुरुआत आपने कैसे की। इस वीडियो के माध्यम से हम प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी, मेंस, इंटरव्यू, कोचिंग करें कि ना करें, तैयारी कैसे करें, सब कुछ इसमें रहेगा। काफ़ी लंबा इंटरव्यू है तो आपको आखिर तक जुड़ना होगा और एक वीडियो में आप पूरी यूपी पीसीएस की तैयारी कैसे करें उसके विषय में जान सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि आपने तैयारी कब से करना स्टार्ट किया? भैया मैं 2020 से तैयारी कर रही हूँ सिविल सेवा की। सीरियसली मैंने 2022 से अटेम्प्ट दिया है। स्टार्टिंग के अटेम्प्ट्स मेरे सीरियसली मैंने नहीं दिए थे। 2022 और 23 में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। 24 वाला प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई हुआ था। ये मेरा पहला प्रीलिम्स था, पहला मेंस था और पहला इंटरव्यू था और फाइनली मुझे नायब तहसीलदार का पद प्राप्त हुआ। मतलब पहले ही प्रीलिम्स में पहला क्रैक हो गया, उसके बाद इसके पहले 3 प्रीलिम्स नहीं होते आपके? इसके पहले 4 प्रीलिम्स नहीं हुए थे मतलब मैं 20, 21, 22, 23 मैंने दिया था। 20 और 21 वाला सीरियसली नहीं था, उसमें मेरी स्ट्रेटजी सही नहीं थी। लेकिन फाइनली 24 में प्रीलिम्स हुआ। क्या स्ट्रैटेजी नहीं सही थी वही बताइए, मतलब क्या गलतियाँ आपने की? भैया ये ऐसा हुआ कि मैं पीवाईक्यू पे मैंने फोकस नहीं किया उस पर। मैंने स्टार्टिंग के अटेम्प्ट्स में स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ी थी। मैं डायरेक्ट वही घटना चक्र जो आती है उसका पढ़ा, तो मेरा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर था। तो ये हुआ। और 22 में मैंने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी अपनी, जो भी हम पढ़ते हैं बेसिक बुक। उसके बाद कुछ एनसीईआरटीज़ पढ़ी। फिर वहाँ से बेस स्ट्रांग हुआ तो फिर 24 वाला प्रीलिम्स फाइनली क्रैक हुआ। पहले परीलिम्स में फिर हाँ, मेंस आपने लिखा, पहला फिर मेंस आपने था और पहला इंटरव्यू। इंटरव्यू था। आपका मीडियम कौन सा है? मेरा हिंदी मीडियम था। हिंदी माध्यम है। तो हिंदी माध्यम से नायब तहसीलदार की पोस्ट। वैसे कहते हैं कि मतलब तैयारी की शुरुआत आपकी कब से हुई, मतलब तैयारी करना आपसे कब से स्टार्ट किया आपने? ऐसे तो मैं 2020 से मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दी थी, बट सीरियसली कहें तो 2022 से 22 से डेडिकेटेड। लेके 24 तक में हाँ, आपने ये पूरा कवर 4-5 किया। साल मुझे लग गए हैं। 4-5 साल तो पूरा लगे, लेकिन सीरियसली आपने 22 से ही हाँ। पढ़ना स्टार्ट किया। तो कोचिंग आपने किया था कि नहीं किया था? हाँ, मैंने 2020 में ध्येय में कोचिंग ज्वाइन किया था। मेरा PHM 7 बैच था 2020 में, बट मैंने यूपीएससी का बैच ज्वाइन किया था, यूपीएससी प्री कम मेंस का। तो वहाँ के टीचर्स का भी काफ़ी सहयोग रहा, जैसे परिहार सर, विनीत सर, विजय वेद सर, तो सबका बहुत रोल था। तो मतलब उस समय कोविड आ गया होगा, कोविड के टाइम में बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन चल रही होंगी। तो मतलब कोचिंग तो आपने की थी, लेकिन कोचिंग के साथ साथ कितना रोल रहता है कोचिंग का? जैसे बहुत सारे बच्चे मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, जो कोचिंग की फ़ीस वहन नहीं कर सकते। आज के समय में तो ऑनलाइन भी है, तो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? जो भी बिगिनर्स हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, कहीं कोई भी बच्चा अगर घर गाँव में बैठा हुआ है, ग्रेजुएशन में है, 12th बाद है, उसको किस तरीके से पूरी तैयारी करनी चाहिए अपनी? देखिए भैया, उस समय क्या था कि जैसे मेरे आसपास कोई नहीं था ऐसा तैयारी करने वाला जब मैंने स्टार्ट किया था। तो मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है हमेशा। मैंने बीएससी किया है ग्रेजुएशन, तो मुझे ये ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने कोचिंग किया। वहाँ आपको गाइडेंस तो मिलेगी, ये तो सही बात है, बट पढ़ना आपको खुद से ही है। वो आप प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, आंसर राइटिंग, वो आपको टीचर्स आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको किस वे में जाना है। फिर जब मेरा भाई 2022 में प्रिपरेशन में आया तो वहाँ से मुझे वो हर फेज पे एक तो सपोर्ट उसने मिला। कोचिंग की थी कि खुद से ही पढ़ रहा है वो? नहीं, उसने भी खुद से सेल्फ स्टडी की है। वो आपका तो वीडियो भी वायरल हो गया है, मतलब आपको पकड़ के पूरा रोने लगा था वो। तो वो मोमेंट कैसा था? हाँ, बहुत अच्छा था। मुझे पता नहीं था वो रिकॉर्ड हो रहा है। वो मेरा छोटा भाई है, उसने हर स्टेप पे, मतलब वो जब आया प्रिपरेशन में तभी मेरी सीरियस तैयारी शुरू हुई। तो आप दोनों साथ ही पढ़ाई करते थे? हाँ हाँ। मतलब कंपटीशन रहता था कि नहीं कि वो ज़्यादा पढ़ेगा ये कि? रूम है हमारा, तो हम दोनों के यहाँ 2 टेबल भी, लगी एक हुई टेबल उधर है, एक है। टेबल यहाँ है ना? हम दोनों यही पढ़ते हैं। तो तो उसका कितना घंटा पढ़ाई हो जाती थी? मतलब जैसे आपने सीरियसली अटेम्प्ट जब आपने देना स्टार्ट किया तो कितना घंटे आप पढ़ती थी? या जैसे कि आप डेली, अगर डेली बेसिस पे बात करें तो 6 से 8 घंटे तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है।
किसी किसी दिन ऐसा होता है कि आप 4 घंटे ही पढ़ पा रहे हो, कोई ऐसा दिन आता है कि उस दिन आप नहीं पढ़ पाए, 1-2 घंटे पढ़ पाए, तो वो नेचुरल है, सबके साथ होता है। मेंस के दौरान ज़्यादा पढ़ाई हुई थी। मेंस में कभी कभी 12-13 घंटे भी, 14 घंटे भी मैं पढ़ी हूँ। तो उस टाइम क्योंकि प्रेशर होता है आपको, उन 3-4 महीनों में आप पहले कितना भी पढ़े हों, लेकिन उस टाइम आपको सारी चीज़ें कवर करनी होती। तो मेंस थोड़ा हेक्टिक होता है, बट जनरली अगर आप 6 से 8 घंटे पढ़ रहे हैं डेली बेसिस पे रूटीन में, तो वो सफिशेंट है। 6 से 8 घंटे डेली बेसिस पे पढ़ना चाहिए। तो प्रीलिम्स के लिए तैयारी कैसे करें बच्चे जो भी आ रहे हैं? मैं प्रीलिम्स की अच्छी कैंडिडेट नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी कमियाँ रही कि PYQ पे फोकस करें, वो सबसे मतलब प्रायोरिटी बेस पे रखें उसको। और दूसरा ये कि बेसिक्स बुक्स पढ़ने के बाद एक घटना चक्र जो आती है उसको पढ़ें। और क्रॉनिकल एक मैगजीन आती है पतली वाली, उसको आप मंथली फॉलो करें। और न्यूज़पेपर पढ़ें तो वो अच्छा है, वो आपको मेंस में भी काम न्यूज़पेपर आप आएगा। पढ़ते थे? हाँ, मैं दैनिक जागरण, वो राष्ट्रीय संस्करण आता है, तो उसको ऑनलाइन मैंने पढ़ती पढ़ा। थी वो? हाँ, वो टैब पे, ये टैब है तो उसमें पढ़ लेती थी। कभी कभी हार्ड कॉपी भी मंगा लिया। तो न्यूज़पेपर पढ़ें तो उससे हमारी एनालिटिकल थिंकिंग जो है मेंस में बहुत काम आता है। जैसे उसमें एडिटोरियल आता है, तो उससे हमारी समझ थोड़ी विकसित होती है। तो न्यूज़पेपर ऐसे पढ़ें तो करंट के मुद्दे जो हैं उससे हम अपडेट रहेंगे। कवर हो जाएगा करंट के मुद्दे। तो जैसे प्रीलिम्स में ले मतलब जैसे स्टैंडर्ड बुक आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक आपने पढ़ी थी? जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत आती है, और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम पढ़ा था। और 11th और 12th की NCERT आती है हिस्ट्री की? जी, सतीश शर्मा और एक और मुझे नाम RS याद है। शर्मा? हाँ, RS शर्मा और सतीश चंद्रा हाँ, की सतीश चंद्रा 11th और की। 12th की एंशिएंट मिडाइवल की, वो पढ़ा था। और उसके अलावा इकोनॉमी, कोई बुक नहीं पढ़ी थी, बस वही NCERT आपने कवर कर ली थी? हाँ, और वो पूर्वावलोकन प्रीलिम्स के हाँ लिए। हाँ। मेंस के लिए क्लास नोट्स थी मेरी विजय वेद सर की ध्येय की, उसको मैंने पढ़ा था। और एनवायरनमेंट के लिए मैंने दृष्टि की क्विक बुक पढ़ी थी। दृष्टि की क्विक बुक काम कर जाती है पूरा वो? हाँ हाँ, बहुत कवर अच्छी कर बुक जाएगी है। वो? और ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की NCERT। मोर देन सफिशिएंट फॉर ऑल एस्पिरेंट? 11th-12th के NCERT की कुछ अलग से भी पढ़ना हाँ, पड़ेगा? नहीं नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि PCS में क्या है कि कुछ फैक्चुअल चीज़ें पूछती हैं, जैसे कि स्थानीय पवन कहाँ है, मतलब कहाँ कहाँ पाई जाती। तो कुछ कुछ चीज़ें हमें पूर्वावलोकन वो बेस्ट होता है कि वहाँ से हम कवर कर लेते हैं। वो आपको बुक्स में कभी कभी नहीं नहीं मिलती, मिलता? या एक जगह नहीं मिलता, तो वो वहाँ से कर सकते हैं। और इकोनॉमी के लिए मैंने कुमार अमित सर की नोट्स पढ़ी ढेर थी। वाली? हाँ वो पर्याप्त रहती है? तो हाँ, वो 150 सफिशिएंट, 200 पेज की रहती है वो? क्योंकि PCS में इकोनॉमी का अब थोड़ा वेटेज बढ़ गया इधर 2 साल से, नहीं तो पहले थोड़ा कम था। और उसके लिए भी घटना चक्र भी मैंने पढ़ा था, पूर्वावलोकन। घटना चक्र मैंने सारे सब्जेक्ट की पढ़ी थी, जितने भी हैं। और क्या बचता है, साइंस के लिए पूर्वावलोकन सफिशिएंट है, मैंने वही पढ़ा साइंस था। के लिए सिर्फ उतना और कुछ भी नहीं? हाँ हाँ, नहीं, आपका जो साइंस बैकग्राउंड था, जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से ना हो तो अपना बेस कैसे मजबूत करें वो? बेस अगर सिर्फ PCS दे रहे हैं तो लूसेंट पढ़ लें, वो अच्छा लूसेंट है। पढ़ लें? लूसेंट में मैंने जैसे कि 24 वाला जब प्रीलिम्स दिया था, तो उसमें मैंने कुछ कुछ पोर्शन पढ़े थे। जैसे कि हिस्ट्री पढ़ सकते हैं आप, उसमें वो जो संगमेरा है, वो सब वंश वो जल्दी मिलते नहीं हमें, तो वो उसमें अच्छे से कवर किया हुआ है। और साइंस लूसेंट से पढ़ लें कुछ कुछ पोर्शन। और क्या पढ़े लूसेंट से? क्योंकि लूसेंट कल एक इंटरव्यू मैंने लिया, उसने बताया कि लूसेंट और दृष्टि की क्विक बुक पढ़ के मैंने प्रीलिम्स निकाल दिया, मैं कभी कोई किताब पढ़ा ही नहीं। तो आपने भी लूसेंट पढ़ा है, मतलब ये मतलब एक बड़ा मैसेज जहाँ से है कि लूसेंट का भी रोल बहुत है। तो साइंस टेक कवर कर ले वहाँ से, और हिस्ट्री आपने बोला कि कुछ कुछ टॉपिक वहाँ से कवर कर। और आपने क्या लूसेंट से पढ़ा है? लूसेंट से बस मैंने इतना ही किया था। इतना ही कवर किया था। एथिक्स कहाँ से पढ़ा था आपने? एथिक्स तो मैंने अपने भाई की नोट्स चुराई थी। चुरा लिया था आपने? उसने नोट्स बना रखी थी, तो वहाँ से। और तो उसका हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम है? उसका इंग्लिश मीडियम है, बट वो एग्जाम्पल्स वगैरह तो लिख सकते तो हैं, मतलब उसको पता नहीं था ट्रांसलेट। कि आपने एथिक्स उसकी नहीं नहीं, उसके सारी चीज़ें पता थी। वो मेंस में उसने जब हमारा रिजल्ट आया तो उसने एक टाइमलाइन बना दी थी, कितने इतने टाइम में ऐसे ऐसे कर लो। इवन मुझे पेन भी डिसाइड नहीं करनी थी, सब कुछ आपके भाई ने तो किया? उसने वो किया था। तो मैं बस उसी हिसाब से, वो टाइम टेबल के हिसाब से चली। स्टार्टिंग में मैंने उसी को आंसर्स चेक कराए 1 महीने तक। उसके बाद जब लगा कि अब ठीक है, फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, क्योंकि वो भी सोच रहा था ये सर पे खड़ी रहेगी हमेशा। तो ये ऐसे चला, मतलब उसका बहुत रोल है। बहुत शायद रोल है। वो ना होता तो मैं इतनी, या तो मुझे और टाइम लग जाता, या शायद यहाँ ना होती, क्योंकि वो मैं सही दिशा में लड़ाई चली। कभी नहीं होती थी दोनों के बीच में? नहीं, ऐसा तो नहीं, वो कभी हम नहीं? भाई कम दोस्त ज़्यादा।
हाँ, ये भाई होता है बहन मतलब वाला थोड़ा भाई का कम है। रोल बहुत बड़ा है ना। हाँ, बहुत ज़्यादा। हमेशा से सपोर्ट मतलब वो हमेशा मेरा आप नहीं भी होता था तो कहता था अरे तुम खुश रहो, मैं कर रहा हूँ ना, बस पढ़ते रहो, मतलब प्रेशर नहीं लेना है कभी भी, लोग क्या कहते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसका बहुत रोल रहा है, वो शब्द नहीं है शायद। हाँ, वो दिख रहा है आपकी आंखों में। तो जैसे फिर आपने सारी चीज़ें बताई, करंट अफेयर्स कहाँ से कवर करें? जैसे न्यूज़पेपर तो आप दैनिक जागरण पढ़ती थी, और कहाँ से? मैंने करंट के लिए वही किया था, मैगजीन पढ़ी थी क्रॉनिकल। मेंस टाइम मेंस 365 आती है विजन की, कुछ कुछ सब्जेक्ट जैसे आईआर हो गया, वहाँ से मैंने वो किया था, क्योंकि आईआर में मेनली करंट के ही मुद्दे पूछते हैं। वो किया था। और अभी शायद मैं इतना कोई याद नहीं दिक्कत कर नहीं, पा आगे रही हूँ। आगे कोई और मतलब और मैं विजन 365 और दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण और ई दृष्टि पढ़ती थी नहीं पढ़ती थी? हाँ, वो प्रीलिम्स टाइम आती है ना, वहाँ से कर सकते हैं। उसमें से हम कुछ कुछ, जैसे जो हमारी मंथली मैगजीन हम पढ़ते हैं क्रॉनिकल, उसमें से हम जो भी हमारे मेंस के सिलेबस हैं, जैसे विमेन हो गया या फिर और भी जो भी टॉपिक्स हैं, वहाँ से एग्जाम्पल्स हम नोट कर सकते हैं। जैसे आप एक टेम्पलेट बना लो, मेंस का एक पॉइंट लिख लिया कि ये टॉपिक है, उससे रिलेटेड हमें जो भी यूपी से रिलेटेड क्या क्या नई नई इनिशिएटिव चल रहे हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट क्या कर रही है या नई योजनाएं क्या चल रही हैं, तो वहाँ से हम वो नोट कर लें, तो बाद में हमें जो मेंस आंसर राइटिंग हम करते हैं वहाँ हमें एग्जाम्पल के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अच्छा, सिलेबस जब आपने यूपी पीसीएस की तैयारी करना स्टार्ट किया था, सिलेबस को अच्छे से पढ़ा था? कितना हाँ। मतलब बच्चे तुरंत तैयारी करना स्टार्ट कर दे, सिलेबस नहीं पढ़ते, तो सिलेबस का कितना महत्व, सिलेबस को हमेशा कंठस्थ करना? बहुत है, क्योंकि सिलेबस से ही सब कुछ आता है। वो प्रीलिम्स थोड़ा वास्ट है, क्योंकि वहाँ वो आपका जनरल नॉलेज या प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेक करते हैं, लेकिन मेंस में तो आप स्टिक रहें सिलेबस पे। वो सिलेबस क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकते हैं, बट वो जो भी सिलेबस में मेंशन है सिर्फ वही पूछेंगे। अच्छा, सिर्फ वही हाँ। पूछेंगे वो, ये बात है। अच्छा, एनसीईआरटी आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? एनसीईआरटी हाँ, मैंने कुछ एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी, जैसे ज्योग्राफी की पढ़ी थी 11th-12th की, और हिस्ट्री की स्टार्टिंग में एक दो पढ़ी थी, लेकिन पूरी नहीं शायद। सोसाइटी की पढ़ी थी। अच्छा, सोसाइटी 11th, हाँ 11th-12th की सोसाइटी की पढ़ी थी। शायद इतनी ही पढ़ी थी, इतनी इतनी पढ़ी याद थी। नहीं। अच्छा, पीवाईक्यू आपने सॉल्व किया था? मेंस के तो मैंने सारे पीवाईक्यू किए प्रीलिम्स थे। के लिए? प्रीलिम्स के लिए भी किया था। प्रीलिम्स इसलिए ही स्टार्टिंग में नहीं हुआ था क्योंकि पीवाईक्यू नहीं कर रही थी, बट लास्ट में उसको अच्छे से किया। अभी घटना चक्र की एक आई है 1990 से लेके उसमें 2024 तक के पीवाईक्यू हैं, तो जो भी स्टार्टिंग में अटेम्प्ट दे रहे हैं उसको खरीदें और उसके एक एक क्वेश्चंस को मतलब सॉल्व करें, उसकी थीम समझें, कमीशन किस थीम पे क्वेश्चन, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक्स रिपीटेड होते हैं। जैसे पॉलिटी हो गया तो उससे 16-17 क्वेश्चन फिक्स हैं। रिपीट आ जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे? भैया जैसे राष्ट्रपति है ना, तो हमेशा उससे क्वेश्चन आना ही है। तो कुछ कुछ टॉपिक्स हैं फिक्स है, वो आप स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं, वो कुछ आर्टिकल नहीं दे सकते, बट वो पूछते हैं। मतलब पीवाईक्यू से सवाल डायरेक्ट आ जाएंगे, मतलब 30 से हाँ, 40% कवर हो जाएगा? पीसीएस में तो ऐसा है कि अगर आपने पढ़ा है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली 60 to 70 क्वेश्चन तो आपको मिल जाते हैं पीवाईक्यू से। अच्छा, उसके बाद फिर आप करंट आ जाता है आपका? हाँ करंट आ 30-40 जाता है, सवाल करंट करा 25-30 जाता है, क्वेश्चन। हाँ तो आपका 100 तो ऐसे ही कवर हो जाएगा हाँ अगर हाँ आप हाँ, अच्छे से करते हो तो। मतलब सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ लें, जैसे पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री का वेटेज बढ़ गया है। अभी इकोनॉमी पे भी पिछली बार 30 या 35 सवाल आए थे। मतलब टारगेटेड पढ़ें कि मतलब 4-5 हाँ सब्जेक्ट हाँ अपना एकदम बेस बना के हाँ फिर हाँ। करंट प्लस कवर करके उधर आपका 100 और 110 मतलब आपका एकदम क्लियर हो जाए, इस तरीके से पढ़ना चाहिए आपको। तो कोई एक अच्छी टेस्ट सीरीज कर लें प्रीलिम्स के 2-3 महीने पहले, 3 महीने पहले। ऐसे तो इंटीग्रेटेड पढ़ें प्री कम मेंस, जैसे जैसे प्रीलिम्स है तो उसके 3 महीने पहले फोकस्ड हो जाएं प्रीलिम्स पे। तो प्रीलिम्स की ही चीज़ें, कोई एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, उसमें अपनी कमियां देखें कि कहाँ गलती हो रही, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं, उसको बार बार रिवाइज करें, थोड़ा एरर लॉग बना लें, जहाँ जहाँ गलत हो रहा है उसको लिख लें। तो ऐसे करें तो कितने हो सवाल जाएगा। अटेम्प्ट करने चाहिए किसी भी बच्चे को? जैसे मान लीजिए प्रीलिम्स में 150 सवाल होते हैं, तो कितने सवाल बच्चे जो है अटेम्प्ट करें? जैसे मेरे स्टार्टिंग के जो अटेम्प्ट्स नहीं हुए थे, मैं कम अटेम्प्ट करके आई कितने थी। करके आती थी अटेम्प्ट? 120 किया, 125 किया, वो हमेशा डर के। और मेरी 4 बार आपने प्रीलिम्स आपका नहीं निकला नहीं है, ये निकला था तो। कैमरे पे भी पता चल रहा हाँ है हाँ, कि मतलब 4 बार प्रीलिम्स ना निकलने के कारण है कि मतलब सवाल कम अटेम्प्ट कम करना। अटेम्प्ट किया और मेरी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं थी, कुछ लोगों की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, तो वो नेगेटिव में चला जाता था। तो 2024 वाले अटेम्प्ट में भाई ने मुझसे कहा 140 करके आना,
तो वहाँ मैंने 137 किए थे, 3 मुझे मिले नहीं क्योंकि उसने बोला 140 करना, तो 137 किया था। तो वहाँ से मतलब वो हो गया क्रैक। तो थोड़ा सा एक्यूरेसी पे काम कर लें और अटेम्प्ट करें क्वेश्चन, क्योंकि अच्छा, टाइम मैनेजमेंट का कितना बड़ा रोल रहता है, क्योंकि बहुत लेंदी पेपर कभी कभी आ जाता है, तो प्रीलिम्स के लिए बताइए टाइम मैनेजमेंट कैसे करें बच्चे? टाइम मैनेजमेंट का इशू मुझे नहीं हुआ था जनरली। जैसे 24 का भी पेपर बहुत लेंदी था। उसमें क्या करिए, जैसे फर्स्ट 3 राउंड आप पेपर पे जाएं। ठीक है। पहली बार में आपको जो एकदम से आ रहा है कि इसके लिए आप श्योर हैं कि वो तो 100% है, उसको आप कर लें। एक इस राउंड में आपका 60 to 70 क्वेश्चन हो जाता है। फिर सेकेंड राउंड में जाएं जो आपको 50-50%, क्योंकि करना तो है ही है। आप करना है 60-70 क्वेश्चन करके आएंगे तो वैसे भी नहीं होना। तो सेकेंड पे जाएं। आई थिंक मुझे लगता है यहाँ से आप 120 तक कवर कर लेंगे सेकेंड राउंड में जब जाएंगे। तो तीसरे में आप 10-15 क्वेश्चन का रिस्क लें। रिस्क ले सकते क्योंकि हैं। अगर आपका आधा सही हुआ तब भी आप पॉजिटिव में ही रहेंगे उसमें। तो 3 राउंड में करें तो वो सही स्ट्रेटजी है। मतलब 135 के ऊपर जाए हाँ, 130-35 के 135 ऊपर। प्लस करिए तो फिर चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। जैसे 24-25 का बहुत कट ऑफ चली गई, तो अटेम्प्ट करना आपका ही है। 25 में मेरा नहीं इस बार भी प्रीलिम्स नहीं हुआ। अच्छा, इस बार मतलब प्रीलिम्स आपके जीवन में सबसे बड़ा रोड़ा रहा है। हाँ, इस बार निकल गया सीधे आप जो है। हाँ, पहली बार हुआ था तो ये जर्नी हो गई। किस्मत बहुत अच्छी थी कि 137 सवाल भाई ने बोला, वो करके आई आप। 140 बोला था वो, मैं ना बोलता तो ना 137 करती शायद आप। शायद 120 मैं डर के फिर से वही करती, बट वो अच्छा ये था। चीज़ें अच्छी थी। अच्छा, कोचिंग भी आपने बता दिया। सेल्फ स्टडी कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है? बहुत, मुझे लगता है लास्ट में वही काम आती है, क्योंकि आप कोई बात 2 साल पहले सुने हैं किसी टीचर की 3 घंटे की क्लास में, तो आपको उतना नहीं याद रहेगा। तो लास्ट में वही आता है कि जो भी आपके पास नोट्स हैं उसको आप कितना शॉर्ट कर लो, कितना रिवाइज कर लो, तो लास्ट में वो सेल्फ स्टडी ही काम आती है। कोचिंग की क्लासेज आपने डेली की है, कभी स्किप नहीं किया कोचिंग? मेरी कोचिंग तो बस ऐसे हो गई थी, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया 2020 में फैब में ज्वाइन किया था, मार्च में कोविड आ गया। तो मेरी क्लासेस कुछ ऑनलाइन चली, तो कुछ ऑनलाइन भी offline क्लास चली। बहुत लोग करते भी तो नहीं है। मैंने किया, बट वो एक्चुअली मैं यूपीएससी की बैच मैंने ज्वाइन किया था, यूपीएससी प्री कम मेंस का। तो मेरे पीसीएस में थोड़ा मतलब कम ही उसका फायदा वेटेज मिला था मुझे, मतलब। क्योंकि पीसीएस में कुछ चीज़ें फैक्चुअल है। हाँ, उनका और वहाँ पे सिलेबस कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा है। अपना पेपर 5 और 6 भी आयोग की तरफ से ऐड किया गया, वो एकदम से अलग हो जाता है। यूपीएससी में उसका कोई बहुत रोल अच्छा, नहीं है। यूट्यूब और टेलीग्राम से मदद आपको मिली कि नहीं मिली? यूट्यूब चैनल कौन सा देखती थी? कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो वहाँ के यूट्यूब चैनल से मदद लेना, या तो भाई ने मदद तो आपकी की है आपको, तो यूट्यूब का कोई मतलब रोल नहीं रहा है बहुत ज़्यादा? यूट्यूब तो मैंने बहुत मतलब कम ही, कभी कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो वो, और भाई था वो मेरा गूगल, कुछ भी नहीं आता था क्योंकि हम एक कमरे में ही पढ़ते थे, तो जो भी नहीं आया वो पूछ लिया। टेलीग्राम? टेलीग्राम तो रखते हैं, कभी कभी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। मैं सोशल मीडिया मैंने बहुत कम यूज़ किया है। हाँ, ये बताइए कि आजकल तो रील्स और यूट्यूब का ज़माना है, और रील्स और यूट्यूब के ज़माने में मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि ज़्यादातर युवा, ज़्यादातर लड़के लड़कियां अपना मैक्सिमम टाइम उसी पे दे देते हैं। तो आपने सोशल मीडिया कितना यूज किया, कि आपने नहीं यूज किया, कि आप बिल्कुल यूज ही नहीं करती थी? यूज करती तो क्या यूज करती थी आप? नहीं, मैं बहुत कम यूज़ करती थी। जैसे मैं फेसबुक मैंने आज तक नहीं चलाया है कभी। फेसबुक में आईडी नहीं है? नहीं, इंस्टाग्राम पे? इंस्टा पे आईडी नहीं है अभी, खाली थी तो बनने इंस्टॉल वाली किया है। था रील देखने के लिए। उसमें भी बस मेरे 2 फॉलोअर हैं। 2 फॉलोअर हैं। मैंने उस पर भी ज़्यादा मैं एक्टिव नहीं रहती हूँ। व्हाट्सएप चलता था क्योंकि वो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, बस इसलिए। मैंने सोशल मीडिया बहुत कम यूज़ किया है। सोशल मीडिया बहुत कम यूज बहुत किया कम है। यूज़ किया है। मतलब टेक्नोलॉजी में मैं बहुत प्रो हूँ भी नहीं। अभी भी मेरा कोई भी इशू होता है तो मैं भाई के पास ही जाती हूँ, उसको ठीक कर दूँ। ये बात तो है। वो मैंने बहुत कम यूज़ तो किया। बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे सोशल मीडिया पे एकदम दिन रात एक कर दिए हैं? बस यही, एडिक्टिव नहीं होना है सोशल मीडिया के लिए। आप उतना यूज़ करें जो काम का है। जैसे हमें कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो मैं भी कर लेती थी, दृष्टि की वेबसाइट पे चले गए, कोई अच्छा आर्टिकल कहीं मिल गया, किसी भी कोचिंग का, मैं किसी कोचिंग का प्रमोशन नहीं करें, तो वहाँ से आप पढ़ लें, बट वो काम हो जाए आपका तो हट जाए। मतलब किताबों की दुनिया में आप हमेशा जो हाँ, है। हाँ, वो आपकी हार्ड कॉपी। मुझे जितना समझ में आया कि पूरा जो हमारा लिखने का है, लेखन कौशल, जैसे विकास देवी कीर्ति सर भी कहते हैं कि यूपीएससी देना हो या स्टेट पीसीएस, तो मैं एक चीज़ कहूँगा, लेखन कौशल। तो मुझे भी वही लगा, जैसे मेंस लिखने के बाद। लेखन कौशल पे ही बात कर लिया जाए। आपकी यहाँ पे कॉपी दिख रही है, और 200 में आपने 106 नंबर गेन किया है।
देखिए कोई सवाल यहाँ पे है कि सूचना का अधिकार से क्या तात्पर्य है, सुशासन को सुनिश्चित करने में सूचना के अधिकार की भूमिका का वर्णन करें। तो देखिए सवाल का जवाब सूचना का अधिकार, पहले इनका जो है, अच्छा ऐसे लिखा जा सकता है क्या टॉपिक वाइज ऐसे? हाँ, ये जैसे इंट्रो मैंने लिख दिया, इसकी नीड नहीं थी, ये मेरी स्टार्टिंग की कॉपीज है। फिर इसमें भूमिका क्या है वो लिखा। राइटिंग तो बहुत अच्छी है, मतलब पर्याप्त एक तरीके से है, हाँ हाँ। और इसमें कमेंट भी किया गया है। तो आंसर राइटिंग का कितना बड़ा रोल है इसमें? आपने 8 में 4 नंबर आप पाई हैं, तो आंसर राइटिंग का कितना बड़ा रोल रहता है, और आपने आंसर राइटिंग कैसे की है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आंसर राइटिंग की? आंसर राइटिंग भैया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हमारा जैसे स्पेसिफिक अगर हम पीसीएस की बात करें तो इसमें मेंस ही सिलेक्शन कराता है, इंटरव्यू 100 मार्क्स का है बस। तो आंसर राइटिंग में क्या करें, आप शुरू में लिखें, जैसे मैंने भी लिखा था तो एक दो आंसर, जैसे मेरा पहला ऐसे जब मैंने भाई को दिखाया था तो वो पूरा पढ़ नहीं पाया था, मैंने इतना बुरा लिखा था। तो शुरू में आप बहुत गंदा लिखेंगे, कभी आपको लगेगा कि मतलब क्या ही लिख रहे हैं, कुछ सिर पैर ही नहीं है, बट वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाता है। 1-2 महीने जैसे ही आप लिखेंगे तो वो इम्प्रूव हो जाता है, और ज़रूर लिखें। और कुछ टाइम बाद आप टाइमर लगा के, जैसे हम टाइमर रख के पढ़ाई करते हैं हमेशा, टाइमर भी है, इनकी स्टडी टेबल है, टाइमर भी यहाँ पर है, और टाइमर लगा रहता था, यहीं से आप देखती भी थी। हाँ, जैसे अभी हम उठ रहे हैं टेबल से तो हमने इसको ऑफ कर दिया, तो पता चलता है आप एग्जैक्ट कितने घंटे पढ़ रहे हैं। अच्छा, टाइमर का बड़ा रोल है, मतलब यहाँ पे टाइमर आप देखिए, ये टाइमर पे मतलब जब ये उठना है तो इसका मतलब टाइमर ऑफ कर दीजिए, जब आप पढ़ने बैठ गए फिर टाइमर आप अपना ऑन कर दीजिए। तो इससे ये रहता है कि आप दिन भर में कितना पढ़ रहे हैं। आपका मतलब जैसे जैसे कोई लोग कहते हैं कि 2 घंटे पढ़ते 4 घंटे मस्ती करते हैं, तो 3 घंटे कोचिंग करके आए, तो ये इसका क्या रूल रहा, आप ये बताइए, इससे क्या पता चलता है? बहुत कभी कभी क्या होता है, हम टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, हम चेयर पे बैठे हुए हैं बट हमारे हाथ में फ़ोन है, तो हमको लगता है हम बैठे तो हैं अपनी जगह, तो पढ़ाई ही कर रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है। तो ये जब हम लोग यूज़ करते थे, ये टेक्निक भाई ने किसी टॉपर का देखा था तो वो ले आया। तो जैसे जब भी आप पढ़ रहे हैं तो इस टाइम हम फ़ोन भी नहीं देखते थे, अगर हमने फ़ोन उठाया तो इसको पॉज कर देते हैं। अच्छा, फ़ोन उठाए तो पॉज। फिर अगर आप पानी के लिए उठ रहे हैं या किसी भी चीज़ के लिए उठ रहे हैं तो इसको पॉज कर दो, तो ये एक्चुअल पता चलता है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता था हमारा 3-4 घंटे ही चला, तो लगता था यार पूरे दिन में इतना ही पढ़ा है, फिर नेक्स्ट डे थोड़ा ये कि नहीं नहीं अच्छे से करना है। तो इससे आप एक्चुअल में कितना पढ़ते हैं वो पता चलता है। मतलब मोटिवेशन इससे मिलता रहता है। और अगर मतलब मैं ये मतलब कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ, इसको लगा के अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको वो सेटिस्फेक्शन आपके रात होके लगेगा कि पूरा दिन आज कर कुछ लिया। पढ़ा है आपने ना। टाइमर से 8 घंटे पढ़ना बहुत होता है, मतलब अगर आप डेडिकेटली पढ़ रहे हैं बिना उस टाइम कुछ भी मस्ती किए, बिना फ़ोन देखे। रात में पढ़ाई करते थे कि दिन में पढ़ाई करती थी? हमारा जनरली ऐसे होता था कि हम मॉर्निंग से शुरू करते थे, रात को सो गए हैं 12-1 बजे तक मैक्सिमम। वो रात में पूरा रात जग के नहीं, कभी ऐसा हो गया मेंस टाइम 1-2 बजे तक पढ़ लिया, नींद नहीं आ रही है स्ट्रेस में तो फिर जग रहे हैं तो पढ़ लिया, बट ऐसे होता था कि सुबह ही दिन में ही दिन में पढ़ाई करती थी। अच्छा, तो सवाल यहाँ पर है कि आपका आइडियल कौन है? मेरे पिताजी। पिताजी क्या हैं आपके? पिताजी मेरे असिस्टेंट क्लर्क हैं, और वो हमेशा से अपने काम के लिए डेडिकेटेड हैं। इवन संडे को भी वो ऑफिस चले जाते हैं, उनका दिन नहीं कटता है घर में। और ईमानदारी उन्होंने हमेशा सिखाया कि जितना है उतने में रहो, अपने से कम वालों को देखो, हमेशा खुश रहोगे। तो वो एक सेटिस्फेक्शन था हमेशा। और हमारी जॉइंट फैमिली है तो उन्होंने वैल्यूज़ भी वो हमें हमेशा दिए। संयुक्त परिवार मतलब बहुत हाँ हाँ, अभी भी है उसमें हमारे बड़े पापा, बड़ी मम्मी, अंकल आंटी, भाई बहनों, सबका बहुत सहयोग रहा हमेशा। फैमिली सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा। भाई का तो मैंने कहा ना, वर्ड्स में नहीं कह सकते। वो फैमिली का सपोर्ट ऐसे है कि जैसे वो आपको प्रेशराइज नहीं करेंगे किसी चीज़ के लिए। शादी विवाह के लिए कभी कभी दबाव कभी किसी ने बनाया कि नहीं बनाया? नहीं नहीं, कभी नहीं। बाहर वालों ने? बाहर से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब घर वालों का भी ऐसा था कि कभी किसी ने नहीं कहा। वो मुझे टाइम तो पूरा दिया गया। और ये स्पेसिफिक पढ़ाई वाली जर्नी में भाई का बहुत रोल था, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे पढ़ना है। और वो आप जब भी लो फील करते हैं तो वो हमेशा मुझे मोटिवेट किया। तो ये चीज़ें थी, मतलब यहाँ पे परिवार का भी बहुत बड़ा रोल है। बहुत। पिताजी ने भी बहुत साथ दिया, भाई ने भी बहुत साथ दिया। अच्छा, अब फिर से आते हैं एकेडमिक वाली जर्नी पे कि पेपर 5 और 6 आपने कहाँ से कवर किया? पेपर 5 का मैंने ओनली आईएएस की बुक पढ़ी थी, और उसके बाद सिर्फ ओनली आईएएस ही पढ़ पाई थी।
कुछ कुछ टॉपिक कोई एक बुकलेट मुझे मिल गई थी टेस्ट वर्ल्ड करके, उनके क्वेश्चन आंसर फॉर्म में थे। तो वो हिस्ट्री के लिए, मतलब जो यूपी की हिस्ट्री है उसमें मुझे बहुत रोल मिला, मतलब बेनिफिशियल रहा वो, उसको पढ़ा था मैंने। और पेपर 6 के लिए मैंने घटना चक्र की पढ़ी थी, घटना चक्र की मेंस की आती है बुक, वो पढ़ा था और टेस्ट सीरीज लगाए थे। और अभी मेंस के लिए मैं ध्येय आईएएस की बुक पढ़ रही थी पेपर 6 मेंस के लिए। 6 के लिए। हाँ, मतलब ये मेंस देने के बाद, क्योंकि मुझे लगा कि उसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो पढ़ा है। राकेश सारस्वत की अभी कई 2-3 किताबों को मिला के एक नोट्स बना रही थी। आ गया है मतलब ये वो सब मार्केट काम, में। हाँ हाँ। नोट्स कैसे बनाती है? कोई शॉर्ट नोट्स आपने बनाई है कि कॉपी कोई शॉर्ट आपकी हो? नोट्स तो ये कॉपी तो दिख रही है, किसकी कॉपी है ये? मेरी है। आपकी कॉपी है। अच्छा, इसमें तो यूपी स्पेशल की ही दिख रही हाँ, है। ये पेपर 6 की है। अच्छा, बड़ा अच्छा लिखा गया है। देखिए यूपी स्पेशल में अपना संभावित प्रश्न, इसमें किसका नोट है आपका? प्रश्न मैंने, जैसे मैंने कोई टॉपिक तैयार किया, इस पे एक लिख लिया कि जैसे जब भी अब मैं आंसर राइटिंग करूंगी तो मुझे क्वेश्चंस के लिए भटकना ना पड़े, तो यहाँ से मैं जाके वो क्वेश्चन उठा के। तो और ये कहाँ से आप कंटेंट इकट्ठा कर देती है इसका? कंटेंट मैंने अभी 2-3 किताबें इधर में पढ़ना शुरू करी। एक ध्येय का मैंने लिया था पेपर 6 का, राकेश सारस्वत की बुक है, घटना चक्र है, तो 3-4 किताबें मिला के। इसमें मैपिंग भी कर रही है आप? हाँ हाँ, मैपिंग भी करती, पेपर में मैपिंग करके आई थी? पेपर में मैपिंग किया है। जैसे यूपी में एमएसएमई की भूमिका में आपने कई सारे इसको कवर किया है, रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास, उद्यमिता और नवाचार, क्षेत्रीय विकास, अलग अलग टॉपिक पे चुनौतियां अलग से हैं। इसके बाद सरकार की पहल या योजनाएं, इसके बुलेट पॉइंट्स हैं। उत्तर प्रदेश का निर्यात, इसके भी पॉइंट्स यहाँ पर हैं। फिर डेटा भी यहाँ पे, डेटा कहाँ से इकट्ठा करती, वेबसाइट से कि किताबों से? वेबसाइट से, वो मैंने कहा ना क्रॉनिकल जो आती है वहाँ से भी मिल जाता है, और यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ से आपको बहुत चीज़ें तो मिल कोई जाती मतलब मतलब जैसे कि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ी, जैसे कोई आपने पॉलिटिकल साइंस आपने पढ़ा, तो पॉलिटिकल साइंस के नोट्स आप कैसे बनाती थी? पॉलिटी के नोट्स तो मैंने नहीं बनाए थे, मेंस की नोट्स पढ़ी थी विनीत अनुराग सर की, तो उनकी वो तो नोट्स बहुत बनी हुई विस्तृत थी। तौर पे हाँ, पढ़ा देते हैं, अलग हाँ, अलग, जैसे कि तो वहीं से पढ़ा था। वहाँ से आपने कवर क्योंकि किया हर था। चीज़ की नोट्स आप बनाए वो पॉसिबल भी नहीं हो पाता ना, क्योंकि इतना सिलेबस कवर करना है, वो चीज़ पॉसिबल नहीं नहीं हो पाती। अच्छा, जैसे कि जो बिगिनर्स हैं, जो बच्चे अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तैयारी कर रहे हैं, प्रयागराज में तैयारी कर रहे हैं, या गांव से बैठे तैयारी कर रहे हैं, वो शुरुआत कैसे करें, बेस कहाँ से मजबूत करें, कहाँ से अपना फाउंडेशन लें वो, और कैसे वो अटेम्प्ट देना स्टार्ट करें? इंटीग्रेटेड तैयारी करें, प्रीलिम्स कम मेंस की। जब भी प्री आ रहा हो तो 2-3 महीने पहले प्रीलिम्स पे स्विच कर जाएं, और आंसर लिखें डेली, 2 आंसर डेली लिखें आप। किसी को भी चेक कराएं आपके आसपास, जो भी आपके मेंटोर हो या कोई अच्छे फ्रेंड हो या टीचर्स हो, तो यहाँ से काम करें, मतलब बेस मजबूत करें। हाँ, बेसिक्स बुक्स पढ़ें आप ज़रूर, स्टैंडर्ड्स बुक्स पढ़ लें। 1-2 बार ऐसा लगेगा नहीं समझ में आ रहा है स्टार्टिंग में, बट उसको बस रीड करते जाएं। जैसे पॉलिटी है तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने 10-12 बार पढ़ ली होगी अब तक। अच्छा, तो 10-12 बार पढ़ लिया पॉलिटी? वो जनरली भी हो जाती है। पूरी पॉलिटी पढ़ती थी? जैसे मान लीजिए लक्ष्मीकांत कितनी मोटी किताब है, हाँ हाँ, तो उसको कैसे पढ़ती थी आप? जैसे क्या है कि कुछ टॉपिक एकदम इजी होते हैं, वो आपको 2-4 बार पढ़ा है तो हमेशा याद हो जाता है। कुछ टॉपिक में हमेशा, जैसे मैं भूल जाती थी, एक पार्लियामेंट हो गया, और कुछ कुछ फैक्ट जैसे इधर पंचायती राज हो गया, तो जो एक स्टार्टिंग में है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि करके पहला चैप्टर है, तो जहाँ से लगता है कि ये भूल गया होगा उसको बार बार रिवाइज कर लें, और चीज़ों को ऐसे बस पीसीएस में रटना जरूरी होता है, रटी हैं आप? हाँ, फैक्ट तो रटने पड़ते हैं, मुझे लगता है वो हर एग्जाम में रटना पड़ता कैसे रटा जाए फिर? मतलब बार बार रिवीजन, बार बार रिवीजन। हाँ, बार रटना बार पड़ता है रिवीजन मतलब। ही की है, वो उसको करना ही पड़ेगा। मैं तो कभी कभी लिख के याद करती थी, मुझे वो जल्दी याद होता था। लिख के ही याद करना ज़्यादा ज़रूरी रहता है, वरना भगवान की कथा चल रही है, उसको सुनिए, एक कान से सुनिए, दूसरी कान से निकाल दीजिए। वो आपको तुरंत तो याद हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में नहीं, तो उसको लिखिए। जो भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि उसमें से लग रहा है कि ये फैक्ट्स तो आप भूल ही जाएंगे कुछ दिन बाद, या आपने उसको बहुत बार पढ़ा है तब भी भूल गए हैं, तो उसको आप लिख लीजिए एक पेज पे, बुलेट्स पॉइंट में, छोटे लिखें, बहुत नहीं कि बहुत मोटी नोट्स बना लिया और उसको रिवाइज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत छोटे छोटे नोट्स बनाएं, उसको बार बार रिवाइज करें। खास है कि मेंस नहीं रुकेगा, और पीसीएस में सिलेक्शन लेना है तो मेंस पे आपका कमांड होना चाहिए, मेंस पे कमांड होना चाहिए। प्रीलिम्स बस क्वालिफाई है, तो पूरा गेम मेंस का ही है, क्योंकि इंटरव्यू भी 100 मार्क्स के होते हैं बस। तो मेंस को अच्छे से करें। तो GS1 के लिए आपने क्या किया था? जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए बताइए आप।
जैसे इसमें टोटल 8 पेपर हैं, तो हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। जैसे मैंने क्या किया था और मेरी और क्या कमियां रह गई थी, या मैंने क्या और सोचा था क्या इम्प्रूव करने का, तो पहले ऐसे से शुरू करते हैं। ऐसे में क्या था कि जो हमारा उसमें टॉपिक्स 3 टॉपिक मेंशन है आयोग के द्वारा। सिलेबस आप जरूर रखें पहले, तो सबसे पहला काम यही है कि मेंस का आपके पास सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए, हाँ। वो आप जिस भी स्टडी टेबल जो भी आपकी है वहाँ आप मेंस का सिलेबस रखें, उसको जरूर देखें और पढ़ें। लगा तो है इसमें पूरा ना, हाँ, लेकिन ये तो यूपीएससी का है ये। तो चलिए ऐसे के लिए बताइए। हाँ, तो ऐसे के लिए जैसे स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था, जो मैं ऐसे लिख रही थी उसमें फ्लो नहीं था। मतलब मैं रैंडम लिख रही थी कि पहला पैसेज वो दूसरे से कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, या निष्कर्ष लिख रही हूँ तो वो जो भी प्रस्तावना है उससे नहीं कनेक्ट है। तो ऐसे में फ्लो होना चाहिए, वो प्रैक्टिस से आएगा। वो ऐसे आप रैंडम सोचेंगे कि पहली बार में बहुत अच्छा ऐसे लिख लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपका न्यूज़पेपर काम आएगा, जो मैंने एडिटोरियल बताया अभी पिछले वीडियो में। तो एडिटोरियल पढ़ने से हमारी वो कहते हैं ना, एक क्रम हमें पता चलता है कि कोई घटनाएं चल रही हैं तो उसका एक क्रम क्या होना चाहिए। तो ऐसे में वो बहुत ज़रूरी है कि आप मतलब ऐसे आप पढ़ो तो फ्लो में चला जाए। तो ये करें। और जैसे मैंने ये क्या किया था कि ऐसे के लिए जो स्टार्टिंग के लिखे वो तो बहुत ख़राब थे, बाद में मैंने फ्लो पे काम किया कि जो मैं लिख रही हूँ वो पहला पैसेज लिखा, सेकंड वाला पहले से कनेक्ट है कि नहीं, या मैं उस टॉपिक से भटक तो नहीं गई हूँ। ऐसे में फ्लो चार्ट बनाती थी कि नहीं बनाती थी आप? फ्लो चार्ट जैसे कोई किसी के आयाम, मतलब बहुत सारे आयाम हों। नहीं, ऐसे में फ्लो चार्ट तो नहीं बनाया था, बट हाँ वो कुछ कोट याद किए थे, अच्छे कोट। वो आप स्टार्टिंग कोट से कर सकते हो, किसी कविता से कर सकते हैं, ऐसे करते हैं। तो कोटेशन मैंने लिख रखे थे कुछ कुछ, जैसे इन्वायरमेंट हो गया तो उससे ये 2-4, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो लास्ट में आपको याद रह जाए। वही ऐसे तो मार्केट में बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप सब कुछ नहीं कर सकते। लास्ट में वो आपको वही जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं वही काम आती हैं। तो मैंने जैसे इन्वायरमेंट हो गया, उससे क्वेश्चन हमेशा ऐसे आता ही है। जैसे अभी भी जो 25 का मेंस हो रहा है उसमें ग्लेशियर पे एक क्वेश्चन आया है। तो 2-3 आप अच्छे कोट्स लिख लें, जिसको आप या तो शुरू से डाल सकते हैं, या बीच में कहीं पुट कर सकते हैं, या लास्ट में निष्कर्ष में लिख सकते हैं। तो कोटेशन मैंने हर टॉपिक के लिखे थे। विमेन पे क्वेश्चन आता है तो उसका लिख लिया था, एग्रीकल्चर पे आता है तो लिख लिया था। और कुछ अच्छे डेटाज, जैसे कि किसी ऑथेंटिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई डेटा है किसी चीज़ पर, उसको लिख लें। बट ध्यान ये दें कि मतलब जो भी ऐसे है उसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट डालने की कोशिश ना करें। ऐसे में बहुत फैक्ट ना डालने की कोशिश मतलब आपका एक क्रम होना चाहिए। फैक्ट आप कहीं कहीं यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप यूपी से हैं तो पिछली बार जो ऐसे 24 में आया था, विमेन पे एक क्वेश्चन आया था, तो वहाँ मैंने यूपी की कुछ इनिशिएटिव्स स्पेसिफिक डाल दिए थे, जैसे हमारी जो प्रदेश सरकार कर रही है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, बट एकदम से फैक्चुअल ऐसे ना लिखें, वो क्रम होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे की ये स्ट्रेटजी हो गई। हिंदी का क्या था कि मैंने स्टार्टिंग से, जैसे मेंस जो पीसीएस मेंस देते हैं जनरली क्या होता है वो हिंदी को इग्नोर करते हैं, बट हिंदी आपका सिलेक्शन करा भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो हिंदी जैसे जब भी रिजल्ट आया था तो मैंने तब से हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया था। तो एक यूट्यूब पे वीडियो था, तरकश करके है, वो एस कुमार सर डीएसपी हैं, उनके 10 वीडियोस पड़े हुए हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि लेटर कैसे लिखें, कहीं भी कॉमा की गलती ना हो, आपको मतलब कैसे लिखना है, कहाँ भवदीय लगाना है, कहाँ ससम्मान लिखना है, जो हम आदेश वो सारे ऐसे के जो भी सिलेबस में है। तो वो मैंने प्रैक्टिस बहुत की थी ऐसे की। और हिंदी में हमेशा से पढ़ती थी। जैसे हिंदी में बहुत स्कोरिंग है, 30 नंबर का मुहावरा आता है, तो वो बहुत स्कोरिंग है, वहाँ से किया। ग्रामर पोर्शन आप अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लें कवर हो जाएगा। हाँ, हिंदी को हमेशा पढ़ें। जैसे मैं पूरी तैयारी में जैसे 10 घंटे मैंने पढ़ाई करी है, तो उसमें 1 घंटे हिंदी ज़रूर पढ़ती थी। जैसे आप सब कुछ पढ़ के थक जाएं तो हिंदी मुझे अच्छा लगता था। मैं ग्रामर पोर्शन पढ़ लिया, मैंने जो लेटर लिख रखे थे उसको पढ़ लिया, रिवाइज़ कर लिया। तो हिंदी ज़रूर पढ़ें, हिंदी में हमेशा टारगेट ज़्यादा रखें, क्योंकि मतलब जो भी टॉपर हुए हैं ऐसे उनका 115, 120 ऐसे हिंदी में रहा है।
तो उससे क्या होता है आपको रैंक अच्छी मिल जाती है। रैंक अच्छी हाँ, मिलती है हिंदी और से, कुछ बच्चे हैं जिनका हिंदी में 70 रह गया, जीएस में बहुत अच्छा लिखे हैं, तो बट रैंक वो पीछे हो जाते होंगे, फाइनल लिस्ट में ही नहीं आ पाते नहीं ना, आ पाते हैं। क्योंकि हिंदी आप बहुत गैप हो जाता है, कोई 110 पा रहा है, कोई 70 पा रहा है, तो वैसे गैप तो बढ़ गया। बहुत गैप हो जाता है। तो हिंदी को इग्नोर ना करें, हमेशा वो हिंदी को एक सब्जेक्ट बना के रखें कि वो आपका सिलेक्शन करवाएगा। और GS1, हाँ, जीएस 1 में जैसे टॉपिक हैं हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी, सोसाइटी, ये टॉपिक है। तो हिस्ट्री के लिए जैसे मैंने आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें हमारा प्रीलिम से थोड़ा अलग स्ट्रेटजी हो जाती है। जैसे वो आर्किटेक्चर पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मौर्य काल है, तो उसमें क्या उन लोगों ने कला और स्थापत्य पे स्थापत्य काम कला, किया हाँ है, हाँ। तो वो थोड़ा प्रीलिम से हट जाता है। बट हमें चीज़ें हमारी जो प्रीलिम्स की हैं, जो भी हमारे नोट्स हैं मेंस के, वो वही काम आते हैं। तो मैंने क्या किया था, मेरी विजय वेद सर की नोट्स थी, वो क्योंकि मैंने प्री कम मेंस बैच ज्वाइन किया था, तो मेरा मेंस भी वहाँ से कवर था, तो मैंने वहाँ से आर्ट एंड कल्चर किया था। और ज्योग्राफी के लिए मुझे टेरा क्वेस्ट की एक पीडीएफ मिली थी। अच्छा। वो एक मेरे सीनियर हैं अमित जी, उन्होंने मुझे भेज दिया था, उनका भी बहुत रोल रहा मेरी सफलता में। तो वहाँ से मैंने बार बार, जैसे कुछ टॉपिक फिक्स हैं सिलेबस में, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, इनसे क्वेश्चन आने ही हैं, तो वहाँ से मैंने किया था। और मैप ज़रूर बनाए थे, अच्छा, मैप हर सवाल में मैप बनाई थी मतलब मैक्सिमम? जैसे कि जहाँ लग रहा है कि अभी सिस्मिक जोन पे क्वेश्चन आया था 24 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो वहाँ आप दिखा सकते हैं कि कहाँ कहाँ भूकंप जोन है। और भी सुनामी आ रहा है तो आप दिखा दो थोड़ा सा बना के। मतलब मैप का बहुत रोल है। हाँ हाँ, मैप आप बनाएं, बट ऐसा ना बनाएं कि वो कॉपी भरने के लिए होना चाहिए। मैंने हमेशा जैसे राइट साइड में एक मैप बनाया कि बस उनको दिखाने के लिए कि हाँ मुझे पता है, उसको बॉक्स में कर दिया। उससे क्या होता है, एग्जामिनर पे ये नहीं जाता है कि दिमाग में कि नहीं नहीं बच्चे ने बस कॉपी भरने के लिए। ये बात बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट है। वो ज़रूरी है, क्योंकि अभी वो फ्लो चार्ट और ये डायग्राम ये सब चल रहा है, तो लोगों ने वो स्ट्रेटजी अपना ली थी कि फ्लो चार्ट बनाया, आधा ये पेज किया। तो भर गया। हाँ, ये नहीं करना है। मेरी कॉपियाँ आप देखेंगे तो पूरी भरी भरी हैं। मैंने कॉपी तो भरी बहुत, लगती है। हाँ, बहुत कम यूज़ किया है। हमेशा कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए। तो ज्योग्राफी मैंने टेरा क्वेस्ट से कर लिया था। PYQ पे मैंने हमेशा फोकस किया। 2018 से जब मेंस का पैटर्न चेंज हुआ है, तब से लेके 23 तक के PYQ मैंने एक एक क्वेश्चन लगाए थे। 18 से 23 तक के सारे सवाल आप सारे लगाए थे। क्वेश्चन, सारे पेपर के। और सोसाइटी भी मैंने टेरा क्वेस्ट से ही पढ़ा था। टेरा क्वेस्ट की जो PDF थी, उसमें जो भी डेटाज वगैरह थे वो सब अच्छे से लर्न कर लिया था। और जैसे कुछ टॉपिक्स में भूल जाती थी, कोई मुझे बहुत टफ लगता था, तो उसके फर्रे बना लिए मैंने। अच्छा, फर्रे बनाती थी आप? फर्रे बनाया था मैंने। तो वो मेरे एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले वो बहुत काम आया। और मॉक तो हमेशा लिखना है हर सब्जेक्ट के। और आप टेस्ट लिख भी रहे हों तो आप ये करें कि 1-2 क्वेश्चन डेली लिखें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें क्वेश्चन की, कि कोई नया क्वेश्चन आ गया आप एग्ज़ाम में तो आप तो उसको सवाल नया कहाँ से ढूंढती थी आप? जैसे जो सवाल आप सॉल्व करती थी, तो PYQ से सॉल्व करती थी, जो नया सवाल आता था मार्केट में वो कहाँ से आपको मिलता था? वो जैसे टेस्ट सीरीज मैंने कर रखी थी, तो टेस्ट सीरीज में नए नए क्वेश्चन आते हैं जनरली। हाँ। और भी कोई टेस्ट सीरीज कहीं दिख गई तो उसके क्वेश्चंस देख लिए, उसको लिख लिया। कभी भाई से कुछ डिस्कस कर लिया। तो ऐसे करके क्वेश्चंस तो बहुत मिल जाते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज इतनी चलती है market में। GS2 के लिए? GS2 के लिए पॉलिटी में वो मैंने विनीत अनुराग सर की नोट्स पढ़ी थी। और IR के लिए मैंने मेंस 365 पढ़ा था, विजन का। और एक है उसमें गवर्नेंस का। गवर्नेंस भी शायद मैंने सर की PW की थी शायद नोट्स, उस समय मुझे मिल गई थी। अच्छा, उसको मैंने वहाँ से पढ़ा था। और सोशल जस्टिस भी उसी में से पढ़ लिया था। वहीं से। GS3 के लिए? GS3 की भी इकोनॉमी में मैंने वही टेरा क्वेस्ट की नोट्स पढ़ी थी। वो कुछ 80-85 पेज की थी और बहुत अच्छी थी। बस उसके डेटाज अच्छे से रट लिए थे मैंने। इवन किसी योजना में कितने मिलियन लोगों को लाभ मिला है, ये सब भी रट लिया था। रट लिए थे। और कॉन्सेप्ट तो कहीं दिक्कत होती थी तो वो भाई से समझ लेती थी, क्योंकि उसका इकोनॉमी बैकग्राउंड ही है। हाँ, उसका इकोनॉमिक्स से वो PhD कर रहा है। और उसके बाद साइंस एंड टेक के लिए भी पेपर 3 पूरा मैंने टेरा क्वेस्ट से ही किया था। साइंस एंड टेक भी टेरा क्वेस्ट से किया, इंटरनल सिक्योरिटी भी वहीं से किया। बस जो भी करती थी मैं उसको लिखती ज़रूर थी, तो लिख के ही पढ़ती थी? मतलब उसको मैंने सोचा कि उसको याद कर लूँ, क्योंकि बहुत नोट्स है, आपको सारी उसमें काम की नहीं है। तो जो मुझे समझ में आता था उस टॉपिक से मैं अपने छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स में नोट कर लेती थी। एग्ज़ाम के पहले उसको रिवाइज करने में फिर पेपर 4? पेपर 4 में
एथिक्स के दृष्टि के नोट्स मैंने थोड़े पढ़े थे, और मेरी क्लास नोट्स भी थी, जय मैत्रेय सर ने पढ़ाया था ध्येय में, और कुछ एग्जाम्पल्स मैंने भाई के नोट्स से ले लिया था। तो ऐसे एथिक्स हो गया था। एथिक्स में मैंने बहुत कम पढ़ा है। एथिक्स में लिखने का बहुत रोल होता है। अच्छा, मुझे लगता है कि आप जितना एथिक्स में कम पढ़ें, ज़्यादा लिखें। पेपर 5 और 6? पेपर 5 के लिए मैंने PW की नोट्स पढ़ी थी, बुक आती है मार्केट में, और टेस्ट सीरीज लिखे थे बहुत, सेक्शनल भी लिखा था, फुल लेंथ भी लिखा था। और पेपर 6 के लिए मैंने घटना चक्र की पढ़ी थी, और एक मुझे टेक्स्ट वर्ल्ड की बुकलेट मिल गई थी, वो लास्ट में निकालते हैं एग्जाम के 20-25 दिन पहले, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होता है। तो वो मुझे पेपर 5 के लिए भी मैंने पढ़ा था, और 6 के लिए भी, उसमें 6 के लिए भी वो वही पढ़ा था। तो ये ऊपर मतलब पूरा मेंस की स्टडी इतना कर लोगे तो मेंस निकल जाएगा? नहीं, इतना करने से नहीं, टाइम बाउंड में लिखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो मेंस में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी, क्योंकि आप 3 घंटे में आपको वहाँ 20 क्वेश्चन लिखने हैं। तो अगर आपका क्या होता है, हमें आती तो बहुत चीज़ें हैं ना, हम उस टाइम में वहाँ लिख पा रहे हैं कि नहीं। तो जैसे मेरी क्या स्ट्रेटजी थी, स्टार्टिंग के जो मैंने टेस्ट लिखे थे उसमें मुझे टाइमिंग कभी 10-15 मिनट ज़्यादा लग जाती थी। वो सेक्शनल में मैंने ऐसा किया, लेकिन जब मैं FLT लिखी, फुल लेंथ टेस्ट जब मैंने लिखा, तो मैं वॉच अपने सामने रखती थी। जो 8 मार्कर क्वेश्चन है उस पर मैंने 7 मिनट दिया है। तो ऐसे 10 क्वेश्चन होते हैं तो 70 मिनट इधर चले गए। फिर जो एक 12 मार्कर क्वेश्चन है उस पर मैंने 11 मिनट दिया। 11 मिनट दिया। हाँ, तो 11 और 10 क्वेश्चन इसमें होते हैं, तो 110 मिनट इधर और 70 उधर, 180, मतलब 3 घंटे में पेपर कंप्लीट। मतलब इस तरीके से मैनेजमेंट होता है। हम लोग भी जैसे जब BA का इंटर एग्जाम देते थे यूनिवर्सिटी में, तो 5 सवाल आते थे, आधे आधे घंटे उस पर हम लोग फिक्स कर लेते थे। अच्छा, ये मैं बच्चों को भी बताता हूँ कि मतलब टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। एक एक सवाल पे आपको कमांड करना है। मतलब कोई भी सवाल ना ज़्यादा नंबर दे देगा ना कम दे देगा। आपको कम दे सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं दे सकता, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। तो वो इम्पोर्टेंट है बहुत। यहाँ पे। मैं एग्ज़ाम में भी, जैसे मेंस हमारा जब वो 4 दिन होता है, तो वहाँ भी मैं वॉच लेके गई थी, बड़ी वाली वॉच जिसमें सुई दिख रही हो। वो वॉच वहाँ लगी होती है वॉल पे, बट आप उतना बार बार देख नहीं सकते, उसमें भी समय चला जाएगा 2 मिनट। तो मैंने अपने वो जो हमारी डेस्क थी उस पर मैंने ऐसे वॉच रख लिया था। तो जब मैं लिखती थी तो बस ऐसे कि वहाँ से थोड़ा सा आई कांटेक्ट, मतलब मैक्सिमम कभी ऐसा रेयर कभी हो लोग जाता भी है। मतलब पेजिंग का भी सिस्टम होता है कि मतलब अगर 7 मिनट में लिखना है आपको एक सवाल, तो 2 पेज, कितने पेज मिलते हैं उसमें? हाँ, 2 पेज मिलते हैं आपको। जो 8 मार्कर है उसमें 2 पेज है, और जो 12 मार्कर है उसमें 3 पेज है। तो वो तो लिख ही सकते हैं। मतलब देखिए, हाँ। मतलब हम लोग तो एक तरीके से एक एक पेज की स्ट्रैटेजी बनाते थे कि 7 मिनट में आपको 1 पेज लिखना है, लेकिन 2 पेज लिखना है तो उसमें और तेज, उसमें बुलेट पॉइंट्स भी लिखने होंगे तो और जल्दी भर जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी की कॉपी तो बड़ी रहती है। PCS की कॉपियाँ जो है वो मतलब उस हिसाब से लेंथ भी उसका छोटा रहता है, इतनी बड़ी कॉपी रहती है, और हमारे यहाँ कॉपियाँ बड़ी रहती हैं। तो उसका भी मैनेजमेंट आपको करना बहुत ज़रूरी होता है। टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी होता है इसके लिए। तो मतलब ये 7 मिनट जो भी 8-8 नंबर के सवाल रहते हैं उस पे दीजिए, 11 मिनट उस पे दीजिए। तो ये यहाँ पे प्रैक्टिस से ही आएगा। ये आप सोचेंगे कि एक दिन लिखने बैठे हैं 3 घंटे में पेपर हो जाए, वो नहीं हो पाएगा। जब आप 4-5 टेस्ट लिख लेंगे फुल लेंथ या सेक्शनल, क्योंकि जो मैंने सेक्शनल किया था वो भी 20 क्वेश्चन वाले थे, तो वो मेरी सेक्शनल से ही एक मतलब हैबिट हो गई थी वो टाइम मैनेजमेंट की। तो फिर FLT जब मैंने लिखा तो मैं लिख ले जा रही थी। इवन जब मेरा पेपर फर्स्ट हुआ था तो उसमें मैंने 5 मिनट पहले पेपर कंप्लीट कर लिया था। 5 मिनट पहले हो गया था वो। तो मतलब वो स्पीड ही मुझे लगता है कि भैया बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा लिखें, जो भी पढ़ें आप लिखें। मेंस के लिए तो मतलब अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो आप भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन होगा, ये तो मैं कह सकती हूँ। लेकिन 4 प्रीलिम्स नहीं निकला, इसके बाद निकला, सीधे मेंस निकला, फिर इंटरव्यू भी निकल गया, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो गया। चलिए, आपको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत गजब का इंटरव्यू है ये। अगर आप इस पूरे इंटरव्यू को देख लेंगे तो शायद ही आप UPPSS की तैयारी में आपको कोई भी दिक्कत आएगी। एक एक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से कवर की गई, एक एक सेक्शन कवर किए गए, और आपको तो बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। और बच्चे, आप भी अगर देख रहे हैं, अगर आप इसका रिव्यू देना चाहते हो तो एक अच्छे से कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, जिससे कि आगे अच्छी तरीके से सेवा कर सके इस देश की और अपने उत्तर प्रदेश की। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत आभार।